हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पहले मैंने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बताया था। आज मैं फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। दोस्तों, सभी संविधान में, सभी देश के संविधान में कुछ न कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं और इसकी शुरुआत 1215 में मैग्ना कार्टा चार्टर से होती है, जो कि इंग्लैंड में शुरू किया गया था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जब हमारे देश का संविधान बना या बनने की प्रक्रिया में था, तो फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लेख उसमें भाग 3 में दिया गया है और जिसका विवरण आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक किया गया है। दोस्तों, यह एक विशद व्याख्या है और जहाँ तक संभव है किसी भी बात को, किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया। तो आइए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार जो हमारे भारत के संविधान ने दिया है उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या क्या है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो किसी भी देश के शासन के लिए आवश्यक है ताकि उसके नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से जीवन गुजार सके। इसी के तहत में यह फंडामेंटल राइट्स राज्य को कुछ जो उनके अधिकार हैं उस पर एक नियंत्रण रखता है कि राज्य अपना मनमानी पर नहीं उतरे, नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करे, उसके अधिकारों को खत्म नहीं करे और जो मूलभूत जो उसके अधिकार है उस पर कुठाराघात नहीं करे। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया। तो चलते हैं, हमारे देश में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में इसका उल्लेख है। धर्म का अधिकार यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख किया गया है और जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 29 और 30 में की गई। राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। अब ये आर्टिकल 300 301 के तहत वहां पर डाला गया है। इसका मतलब हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक स्टैट्यूटरी राइट है, माने लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार है, लेकिन यह भाग 3 का पार्ट नहीं है। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 है, जिसमें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि अगर राज्य के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि भाग 3 में वर्णित किसी भी आर्टिकल या किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो नागरिकों को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में धारा 32 के तहत या हाईकोर्ट में धारा 226 या 227 के तहत में वो रिट पिटीशन दायर कर सकता है और संबंधित हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये एक सुरक्षा कवच है और सुरक्षा कवच को भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा, माने संविधान की आत्मा के द्वारा कहा गया और वास्तव में ये सॉल ही है, क्योंकि अगर इतने आपको मौलिक अधिकार मिले हैं और अगर राज्य के द्वारा
उस पर कमी की जाती है, उसके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नागरिकों के पास में उस अधिकार को वापस लाने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और ये मैकेनिज्म आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 और 227 के द्वारा संविधान में प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी आर्टिकल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आर्टिकल 15, 17, 18, 23, 24, आर्टिकल 15 जो है वो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन में किसी प्रकार के भेदभाव को मनाही करता है। ये 15 और 17 किसी प्रकार के अनटचेबिलिटी माने अस्पृश्यता को रोकता है, खत्म करता है। 18 टाइटल्स जो अंग्रेजों के जमाने में दिया जाता था, विभिन्न प्रकार के राय बहादुर वगैरह की पदवी दी जाती थी, उसको भी खत्म करता है। और लेकिन सरकार गैलेंट्री अवार्ड दे सकती है, मेरिटोरियस आधार पर किसी व्यक्ति को अवार्ड, जैसे भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, तो वो सब चीज इसके अपवाद है। और आर्टिकल 23 माने शोषण के विरुद्ध अधिकार या चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये अधिकार हमें मिले हैं। तो ये सभी अधिकार जो हैं वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी ये अधिकार, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमूमन राज्य जो है, राज्य अगर इन अधिकारों में कटौती करता है तो भी, और किसी अगर व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों पर हनन किया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो ऊंचे वर्ग की या ऊंचे जाति का सदस्य है, किसी निम्न वर्ग को अपमानित करने के आशय से अपमानित करता है, या उसके साथ भेदभाव करता है, या उसको छुआछूत अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में जो विक्टिम है वो आर्टिकल 17 के तहत में वो उस पर कोर्ट में मुकदमा कायम कर सकता है। और ये मुकदमा कहाँ होगा? आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 या 227 के तहत। तो कहने का आशा है कि ये जो 5 धाराएं हैं वो स्टेट के खिलाफ तो होगा ही, साथ साथ जो दूसरे जो व्यक्ति हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं, उसके खिलाफ भी हमें यह अधिकार प्राप्त है कि अगर हम विक्टिम हैं तो हम उसके खिलाफ में जो हमारा जो एग्रेसर है, जो गलती कुनिंदा है, तो हम उसके खिलाफ में भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई चाइल्ड लेबर, अपने कोई फैक्ट्री मालिक है और उसने चाइल्ड लेबर का रखा हुआ है, या उसने मजदूरों का शोषण करता है, या मिनिमम वेजेस नहीं देता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ संबंधित मजदूर मुकदमा कोर्ट में दर्ज कर सकता है। और ये आर्टिकल 32 या 226 या 227 के तहत में हाई कोर्ट में और 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की जा सकती है, ताकि उनके अधिकार को अक्षुण्ण किया जा सके। दूसरे प्रकार के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन ये है कि धारा 14, 20, 21 और 25 ये सभी प्रकार के नेशनैलिटी, चाहे वो इंडियंस हो चाहे विदेशी हो, उनको सभी प्रकार के नेशनैलिटीज को ये उपलब्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए धारा 14 जो है वो समता का अधिकार है, तो समता का अधिकार मैं उसको कि मैं बात में बेहद रूप से बताऊंगा कि 14 में बताया गया है कि राज्य जो है हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन देगा और हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा, राइट टू इक्वालिटी, कि स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन टू एनीबॉडी। तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि एक फॉरेनर की हत्या एक हिंदुस्तानी के द्वारा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में यह हम नहीं कह सकते कि फॉरेनर को अधिकार नहीं है, उसको भी वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो कि अपने देश के जो नागरिक हैं उनको मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कि किसी फॉरेनर को एक हिंदुस्तानी ने हत्या कर दी है, तो उस स्थिति में जो फॉरेनर के जो रिश्तेदार होंगे वो मुकदमा कायम करा सकते हैं, या शासन स्वतः
मुकदमा कायम कर सकती है और कानूनी प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वैसा ही होगा जैसा कि एक हिंदुस्तानी की हत्या दूसरे हिंदुस्तानी के द्वारा की जाती है। तो कहने का आशय यह है कि अगर कोई अपराध घटित होता है तो ऐसी स्थिति में धारा 14 स्पष्ट व्याख्या करता है एनी पर्सन मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो सिटीजन हो या सिटीजन नहीं हो, हर एक व्यक्ति को इस तथ्य के तहत में आर्टिकल 14 में यह अधिकार प्राप्त है। उसी तरह से आर्टिकल 20, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, या आर्टिकल 21 जैसे 20 में है कि किसी व्यक्ति को स्वतः के खिलाफ में भी गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, या डबल जो पार्टी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, तो अगर उसको सजा हुई, मान लो वो छूट गया या उसको 5 साल की सजा हुई, तो इस स्थिति में उसको दोबारा से उसको सजा नहीं दी जा सकती है उसी केस में। इसको डबल जो पार्टी बोलते हैं, इस पर भी मैं डिटेल से व्याख्या करूंगा। और धारा 21 में क्या है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो स्टेट जो है वो इस अधिकार को नहीं ले सकता है। इवन इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बाकी धाराओं को किया जा सकता है, लेकिन इस धारा को नहीं किया जा सकता। तो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो हर व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो विदेशी हो। तो मान लीजिए अगर लिबर्टी मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई विदेशी देश में घूमना चाहता है तो वो घूम सकता है। अगर इसी प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करना चाहता है तो कर सकता है। हालांकि बाद में इस पर सारे रिस्ट्रिक्शन हैं जिसके बारे में हम अलग से व्याख्या करेंगे। और आर्टिकल 25 माने रिलीजन का अधिकार, माने हर एक व्यक्ति को अपने रिलीजन या धर्म को अपनाने का अधिकार है, उसको प्रोपोगेट करने का अधिकार है, उसको प्रोफेस करने का अधिकार है। मतलब हम हिंदू भी बन सकते हैं, चाहे तो हम मुसलमान हो सकते हैं, बशर्ते कि हम पर किसी प्रकार का एल्योरमेंट मतलब लालच नहीं हो, हम पर कोई दबाव नहीं हो, तो कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में ये काम कर सकता है। लेकिन इसमें राइट टू कन्वर्सन नहीं है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियन पादरी, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी व्याख्या की जा चुकी है कि अगर पादरी अगर किसी हिंदुस्तानी को या हिंदू को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहता है तो ये इस अधिकार में नहीं आएगा। लेकिन अगर एक क्रिश्चियन मिशनरी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, या एक इस्लाम का मुल्ला मौलवी अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है, या हिंदुओं में पंडित या ब्राह्मण अपने धर्म का प्रचार, साधु संत प्रचार करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र है। और इसमें किसी प्रकार का ये डिफरेंसेस नहीं है कि वो व्यक्ति हिंदुस्तानी है या विदेशी है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एक तीसरा पॉइंट है कि 15, 16, 19, 30 मतलब आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन का किसी प्रकार के भेदभाव की मनाही की गई है। 16 में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए समान व्यवस्था की गई है। 19 में राइट टू फ्रीडम है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। और राइट 30 में कल्चरल राइट्स मिले हैं माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों ये जो अधिकार है वो केवल सिटीजन्स को मिला है जो हमारे देश के हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपने देखा होगा कि केवल आर्टिकल 15 एक ऐसा आर्टिकल है जो यहाँ भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आर्टिकल 15 सिटीजन के को ही उपलब्ध होंगे, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी आर्टिकल 15 उपलब्ध होंगे। आर्टिकल 15 में क्या है कि किसी व्यक्ति को धर्म या जाति या सेक्स या गोत्र इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो
ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन फंडामेंटल राइट्स के जो भाग 3 में है, जो हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, ये हमने 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया है। अब चलते हैं, ये बात जानना जरूरी है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर हम विस्तार से पुनः बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस है। और वो सर्टेन कंडीशन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए किया गया है। तो जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा, वो निरपेक्ष नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष नहीं है, वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है। इसके बारे में हम विशद व्याख्या करेंगे। दूसरा है कि फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा 21A, यह है एजुकेशन का अधिकार, जो संविधान के 86 अमेंडमेंट के द्वारा एजुकेशन के अधिकार को मूल अधिकार में माने धारा 21A में जोड़ा गया है। तो इसमें जोड़ा गया है, घटाया भी जा सकता है। जैसे घटाया गया, आपने देखा होगा राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया और उसके बदले में वहां पर धारा 300 या 300A में जोड़ा गया है, जो कि भाग 3 का हिस्सा नहीं है। तो घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कंप्लीटली समाप्त किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि इसके लिए राइडर है कि दोनों सदन, जो पार्लियामेंट के दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें 2/3 बहुमत से पास करना होगा और उसके बाद में प्रेसिडेंट की मंजूरी प्राप्त करनी होगी, तभी वो आर्टिकल या वो 1 खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक पेच है, और पेच क्या है? 1973 का केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मूलभूत ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर उस पर कुठाराघात होता है या उसमें कोई तब्दीली की जाती है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को धारा 13 के तहत, जो बात हम आएंगे, धारा 13 के तहत जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि यह संविधान के मूल भावना या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट चीज है, जो 13 जजों के बेंच के द्वारा ये निर्णय दिया गया था, तो 2 बातें हैं कि यदि उससे ज्यादा संख्या के जज हैं, अगर वो पुनः बेंच गठित हो और उसमें कुछ तब्दीली हो, तो नए सिरे से इस केशवानंद भारती केस को पलट दिया जा सकता है। लेकिन इसके पहले जब तक ये नहीं होता है, तब तक ये संभव नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या नहीं किया। तो जब व्याख्या नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी ढांचा क्या है, अगर इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है, तो इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास में अनलिमिटेड पावर रखा है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स पर किसी प्रकार का संशोधन या उसको कमी करने का काम किया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से उसको जुडिशियल रिव्यू में लेगी। और अगर उसे लगेगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कम कर रहा है या कमजोर कर रहा है या तोड़ रहा है, तो वो उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है कि मूल अधिकार को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अगर देश में इमरजेंसी आपातकाल
लगाई गई है धारा 352 से लेकर 360 के तहत में, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा कारण हो, देश पर अगर युद्ध थोप दिया गया हो, या प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगा दिया गया हो, या इमरजेंसी फिनेंशियल कारणों से हुई हो। जो 3 उपबंध हैं, अगर देश में इमरजेंसी या आपातकाल लागू हो गई है तो ऐसी स्थिति में जो प्रेसिडेंट है वो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन धारा 20 और 21 को वो सस्पेंड नहीं कर सकते। तो धारा 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है। तो इन चीजों को, इन 2 धाराओं को छोड़ करके बाकी को सस्पेंड किया जा सकता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को आर्म फोर्स माने सेना या पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी को ठीक ढंग से काम करने के लिए और उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार को संशोधित कर सकता है। जैसे सेना के लिए, इसीलिए सेना के लिए या पुलिस के लिए अलग अलग मैनुअल्स बनाए गए। इसी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए अलग से मैनुअल बनाए गए हैं ताकि सारे जो मूल अधिकार हैं वो सेना या पुलिस को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि वो डिसिप्लिन फोर्स है और उनके कुछ अधिकार की कटौती करना जरूरी है ताकि उनमें, उनके रैंकों में डिसिप्लिन अनुशासन कायम रह सके। हेलो दोस्तों, और 2 पॉइंट हम और बताना चाहते हैं। पहला ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो नेचुरल राइट्स पर आधारित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल राइट्स होता है वो आदमी जब पैदा होता है उसी समय से उसको नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया है कि ऐसे सिर्फ वैसे ही अधिकार, वैसे ही कानून को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं जो कानून फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में लिखित है उसका अगर वो उल्लंघन करता है, अगर और वो स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है, अगर संविधान की मूल भावना यानी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है अगर कोई कानून, तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है वह जो अमेरिकन संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है उससे कम है, लिमिटेड है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। और लास्ट में जो हमारा मौलिक अधिकार के जो अंत में जो विशेषता है उसमें है जस्टिसिएबल, मतलब भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक मौलिक अधिकार की जो व्याख्या की गई है वो जस्टिसिएबल है, मतलब इसके खिलाफ में हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये महत्वपूर्ण जो अभी हमने आपको बताया ये मौलिक अधिकार की विशेषता है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और वो शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। दोस्तों, आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 संविधान, भारत के संविधान में शुरू हुआ। अब उसमें उन्होंने स्टेट की व्याख्या किया है कि राज्य क्या है। अमूमन हम जानते हैं कि स्टेट को अगर पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है? पहला है पॉपुलेशन, दूसरा है निश्चित टेरिटरी, भूभाग जिसको बोलते हैं, पहला आबादी हुआ, दूसरा भूभाग, तीसरा गवर्नमेंट शासन, सरकार, और चौथा होता है सॉवरेनिटी मतलब सार्वभौमिकता। अगर ये चारों फैक्टर मिलते हैं तभी स्टेट के कैटेगरी में परिभाषा आती है।
अगर ये 4 में से कोई भी पॉइंट कम है तो कोई भी एरिया स्टेट नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट की जो व्याख्या की गई है भाग 3 के लिए, वो क्या है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स या स्टेट गवर्नमेंट या जो लोकल गवर्नमेंट है या कॉरपोरेशन या कंपनी जिसमें कि स्टेट की 50% ज़्यादा हिस्सेदारी है, तो ये सारे चीज़ स्टेट के डिफिनीशन में आएंगे। और जो स्टेट के अंदर में जो अथॉरिटीज, जो अधिकारी लोग काम करते हैं, अगर उनके द्वारा भी किसी प्रकार का मौलिक अधिकार में हनन किया जाता है तो वो भी जो अथॉरिटीज है वो भी इसके कैटेगरी में आएंगे। तो इसके अलावा जो आर्टिकल 13 है वो क्या कहता है कि जो भी कानून संविधान शुरू होने से पहले लागू थे, अगर जो भाग 3 में वो कानून उसे इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसे मेल नहीं खाते हैं, तो जो पूर्ववर्ती कानून है वो उसे रद्द समझा जाए। तो पूर्ववर्ती कानून लागू नहीं होगा और जो भारत के संविधान जो 1950 में लागू हुआ, जिसका पार्ट 3 जिस पर हम अभी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो उसको सुपरसीड करेगा जो 1945 में या 1936 में या 1920 में जो कानून लागू थे। तो इसका मतलब ये है। और जो आर्टिकल 13 का जो दूसरा जो पार्ट है वो क्या कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकार को छीन लेता है या उसको एब्रीज मतलब कम कर देता है। अगर ऐसा करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये पावर है कि उस अमेंडमेंट को या उस कानून को खत्म कर दे, उसको वॉइड कर दे, निरस्त कर दे। तो ये इसका बेसिक मतलब है। यहीं से जो आर्टिकल 13 के जो भाग 2 है उससे जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत प्रतिपादित होता है और सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को पूर्ण पावर है कि अगर कोई कानून राज्य की सरकार के द्वारा या उसके अथॉरिटीज के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा या भारत सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगा और उस कानून को जहां तक वो कंट्रावीन करता है, मतलब उसके विपरीत जाता है, वहां तक उसको खत्म कर देगा। तो ये जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हमारे कोर्ट को प्राप्त है। इसमें एक चीज और व्याख्या की गई कि कानून क्या है, मतलब व्हाट इज दिस। लॉ मतलब क्या? लॉ मतलब अध्यादेश, उसके बाद में रूल्स, नियम, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज इन फोर्स। ये सारे जो कानून हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं और ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो उसको लॉ में इंक्लूड किए गए हैं। हमारे एक उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूँ। हाल तक में यह देश के देहाती क्षेत्रों में ये नियम था कि अगर कोई 4 भाई है तो जो बड़ा भाई है उसको कुछ जेठांश मिलता था। मतलब अगर मान लीजिए 10 एकड़ प्रॉपर्टी है उसके पिताजी का और 2.5 एकड़ के हिसाब से बंटवारा होगा, तो जो बड़े भाई को कुछ आधे एकड़ या 1 एकड़ ज़्यादा दे दिए जाते थे। ये कस्टम या रिवाज का हिस्सा था। लेकिन अब जो कानून है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। तो हालांकि कस्टम है, इसके लिए कोई नियम और कानून तो पहले बनाए नहीं गए थे, ये हमारे ट्रेडिशन और कस्टम का जो परंपरा का हिस्सा रहा, तो इसको भी उन्होंने कानून का ही हिस्सा माना है। तो जो भी लॉज लागू हैं या कानून लागू हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का जो भाग 3 में बताया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक, तो अगर उसे मेल नहीं खाते हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो वो कानून खत्म किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसमें इंटरफेयर करके उस कानून को, जो पूर्ववर्ती कानून है या कस्टम है, उनको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन चौथा जो इसका पॉइंट है
वो ये है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल विल हैव एप्लीकेशन ऑन आर्टिकल 368। इसका मतलब ये होगा कि चूंकि अमेंडमेंट संशोधन की धारा 368 है, इसका अर्थ ये होता है कि पार्लियामेंट को इस फंडामेंटल राइट्स के भाग 3 है उसको वो अमेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, खत्म कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, लेकिन बशर्ते कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के द्वारा उसे पास कर दिया जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी जाती है, तो उसको कम किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ व्याख्या किया कि अगर कोई ऐसा संशोधन फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर करता है या खत्म करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है इसके बारे में विशद व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में जब भी संशोधन होगा आर्टिकल भाग 3 में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो हस्तक्षेप करे और ये उसको उस धारा को, उस संशोधन को निरस्त कर दे और यह बताए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। अब हम दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं और आगे पहला जो भाग है जो फंडामेंटल राइट्स का, जैसा कि मैंने बताया कि पहला पॉइंट है राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। ये है धारा 14 से लेके 18 तक। 14 में राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या होता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब राज्य किसी को भी समता का अधिकार, जो कानून के समक्ष समता का अधिकार है, उससे इनकार नहीं करेगा और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका जो बेसिक सिद्धांत है, इससे रूल ऑफ लॉ प्रतिपादित होता है, कानून का शासन। पहले आप जानते हैं इस एक्ट, इस जो धारा है इसका कितना बड़ा महत्व है, ये आपको तब समझ में आएगी जब आप 100-150 वर्ष पहले आप इतिहास को लेके जाएं। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि पहले हमारे देश में इवन मुगलों के समय में, सल्तनत के समय में या उससे पहले प्राचीन भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं था। जाति को, ऊंचे जाति को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता था, छोटे जाति को कम प्रोटेक्शन मिलता था, महिलाओं को कम प्रोटेक्शन, पुरुषों को ज्यादा प्रोटेक्शन। तो ये भेदभाव पर आधारित कानून था। अब हमारे संविधान में धारा 14 के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चाहे सोशल स्टेटस में कोई बड़ा हो, छोटा हो, कोई मजदूर क्लास का हो, कोई IAS अफसर हो, लेकिन कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है और सभी को कानून का बराबर संरक्षण संविधान के द्वारा दिया जाए। ये जो कानून, ये जो आर्टिकल है वो बेसिकली US कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर समान सिचुएशन हो, समान कंडीशन हो, तो उसमें कानून, उसको कानून के समक्ष समान माना जाएगा। दूसरा इसका जो बिंदु है वो ये है कि ग्रुप्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में तो डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी के अंदर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज में अनेक प्रकार के कम्युनिटीज हैं, ST भी है, SC भी है, महिला हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, तो राज्य अगर चाहे तो उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जैसे कि उनको विशेष फेवर दे सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ SC ST और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन शर्त यह है कि अगर मान लीजिए कि आपने ST के लिए रिजर्वेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, उनको विशेष फेवर दिया है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब में
जो ABCD लोग 4 लोग हैं उनके बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ए को हम नौकरी देंगे रिजर्वेशन के तहत में और बी को नहीं देंगे। ए को फला स्कूल में दाखिला हो सकता है लेकिन बी को नहीं हो सकता है क्योंकि वो ST है। अगर चारों मेरिटोरियस हैं तो चारों को उस मेडिकल कॉलेज में दाखिला देना होगा और उसी आधार पर देना होगा जिसे रिजर्वेशन में आते हैं। तो आप किसी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होगा। और तीसरा पॉइंट यह है कि जो समाज में ऊंचे तबके के लोग हैं, छोटे तबके के भी लोग हैं, लेस प्रिविलेज क्लास हैं, तो उसके लिए भी जो है सरकार उनको समाज में ऊंचा उठाने के लिए, उनकी हैसियत को बढ़ाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर सकती है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि अभी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7%, OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यह जो समता का अधिकार है वो सभी व्यक्ति, एनी पर्सन, हर व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे वो विदेशी हो, वो सब लोगों को प्राप्त है। मान लीजिए ए जो एक बाहर का आदमी विदेशी है और बी हिंदुस्तानी है, बी के द्वारा ए के साथ में किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस किया जाता है, इस स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई वैसे ही की जाएगी जैसे कि दो जो हिंदुस्तानी है उनके बीच अगर कोई झगड़ा होता है या फसाद होता तो उस तरह से की जाती है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि पहला एक्सेप्शन ये है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जब अपने राज्य में काम करते हैं तो उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उनके खिलाफ में कोई क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर नहीं किए जा सकते हैं। अगर कोई सिविल सूट दायर किया जाता है तो उसके लिए 14 दिन का प्रायर नोटिस उनको देना होगा, और वो भी कब, जब वो अपने पद से हट जाते हैं तो उसके 2 महीने के बाद में नोटिस देना पड़ेगा, और तब जाकर उनके खिलाफ में सिविल सूट दायर की जा सकती है। लेकिन जो सूट है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीफ मांगा गया है, तो उसमें जो है कोई भी व्यक्ति अगर रिलीफ मांगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो या स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसके लिए जो है रिलीफ के लिए वो रिट दायर कर सकता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट या गवर्नर को पार्टी बना सकता है। एक लास्ट जो एक्सेप्शन है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, भले ही वो सर्वोच्च पद पर हैं, भारत के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें कि अधिकांश MPs को लगता है कि उनके द्वारा संविधान की रक्षा नहीं की जा रही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया है, या वो शरीर से इतने ज़्यादा अक्षम हो गए कि वो अपने शासकीय काम नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, बशर्ते हालांकि उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, लेकिन उस महाभियोग की कार्रवाई फिर भी की जा सकती है। तो दोस्तों ये हुआ समता का अधिकार। अब इसके बाद आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। आर्टिकल 15 है कि प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब यह हुआ कि किसी प्रकार के भेदभाव अगर वो सिर्फ और सिर्फ ओनली यहाँ पर वर्ड है, मतलब इसका मतलब होता है सिर्फ रिलीजन मतलब धर्म, रेस मतलब रेसी बोलेंगे इसको, और कास्ट मतलब जाति, सेक्स मतलब लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म स्थान, अगर इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि स्पेशल प्रोविजन चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए शासन कर सकती है। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है या OBC हैं, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, उनके लिए भी सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है, जैसा कि अभी हमने बताया कि 27% आरक्षण का प्रावधान
1990 में उनके लिए किया गया था। तो ये है आर्टिकल 15। अब आते हैं आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो सरकारी जो रोजगार है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पद है, उसमें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे। और कोई भी सिटीजन, ये केवल ये जो आर्टिकल है, ये जो धारा है, वो सिर्फ सिटीजन के लिए लागू है। तो इसमें कोई भी सिटीजन केवल धर्म, डिसेंट, निवास, डिसेंट मतलब वंश और रेसिडेंस मतलब निवास या रेस या जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और उसे हटाया नहीं जाएगा। अगर वो सक्षम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो योग्यता रखी है और उसमें अगर वो मेरिट में आ जाते हैं, तो सरकार को उन्हें एम्प्लॉयमेंट से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो सरकार उसको वंचित नहीं कर सकती है। मतलब ये अगर वो सारे अन्य क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उन्हें रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे। और सिर्फ इन्हीं आधार पर, रिलीजन, डिसेंट, रेसिडेंस, रेस, कास्ट के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। शायद अपवाद पहला है रेसिडेंस। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं 7, उसमें बहुत सारे स्टेट में, नागालैंड में, मणिपुर में, सिक्किम में, मेघालय में, वहाँ के जो जाति है या वहाँ के जो निवासी हैं, उनके लिए पद को रिजर्व किया गया है। यदि कोई बॉम्बे का आदमी वहाँ सर्विस करना चाहेगा तो वहाँ सर्विस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है। उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो सरकार कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए रेसिडेंस में प्रोविजन कर सकती है और उसी एरिया के लोगों के लिए पद सुरक्षित किए जा सकते हैं। छोटा नागपुर एरिया जो झारखंड का हिस्सा था, बहुत ज़्यादा जनजातीय बहुल एरिया है, तो वहाँ भी इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे। देश के विभिन्न हिस्सों में भी, खासकर मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में इस प्रकार के प्रावधान किए गए। और इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लास है और शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह से उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट है कि धर्म के आधार पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई मठ है और उस मठ को केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और वो हिंदुओं का मठ है, तो स्वाभाविक रूप से जब उसका पद का वैकेंसी निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही उस पद पर पदस्थ किया जा सकता है या एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। हम मुसलमान को नहीं दे सकते हैं या हम ईसाई को नहीं दे सकते, क्योंकि उससे धार्मिक भावना आहत होने का खतरा है। तो सरकार के पास ये विशेषाधिकार है कि अगर वो हिंदू मठ है तो वहाँ के ही हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी पुजारी के रूप में। उसी तरह से अगर कोई ईसाई मिशनरी है और वहाँ पर सरकार ने उस ईसाई मिशनरी को अपने कब्जे में ले लिया है, तो स्वाभाविक रूप से जो ईसाई मिशनरी के जो पादरी हैं और जो सक्षम लोग हैं, उसी में वैकेंसी निकाल करके उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट देने का प्रावधान सरकार कर सकती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में ये प्रावधान है कि जो अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी, उसको समाप्त करने का प्रावधान है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में एक जाति आधारित समाज रहा है, जिसमें कि छोटे तबके के साथ में बड़े तबके वाले लोग, ऊंचे जाति के लोग छुआछूत करते थे, उनको छूते नहीं थे। ये जो एक घृणित जो परंपरा थी, इसको समाप्त करने का बीड़ा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 ने लिया और इसी के तहत में भारत सरकार ने सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में, जिसको विभिन्न प्रकार से नाम बदल के अभी 1976 में भी उसका नाम बदला गया, तो इस तरह से ये कानून लागू किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रकार का कोई छुआछूत का शिकायत थाने में होती है तो पुलिस को सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत में 1955 के तहत में अधिकार है उस पर कार्रवाई करने का।
और इसके अलावा सरकार ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में पास किया था और इसमें एक ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी एक्ट था और है अभी लागू, जिसके तहत में जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनके साथ में अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है या उसको अपमानित किया जाता है या उसके साथ में कोई गंभीर घटना घटित ऊंचे या सवर्ण लोगों के द्वारा की जाती है, जिसमें कि OBC भी सवर्ण में शामिल है इस एक्ट के मकसद से, तो उनके खिलाफ में इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इसमें बहुत ज्यादा गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा ये एक बहुत लंबा चौड़ा एक्ट है। इसके एक्ट के तहत मैं अलग से पुनः एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। एक लास्ट आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेज के जमाने में जो उनके पिट्ठू होते थे, जो उनके जो हुक्म मानने वाले लोग थे, जमींदार, तालुकदार, प्रिंसली एस्टेट्स, तो उनको वो बड़े बड़े टाइटल से नवाजते थे ताकि वो उनके स्वामी भक्त रहें। लेकिन देश के आजाद होने पर और संविधान के लागू होने पर सभी प्रकार के टाइटल्स को समाप्त कर दिया गया और यहाँ तक भी नियम बना दिया गया है कि अगर कोई विदेशी सरकार अपने देश के नागरिक को कोई सम्मान देना चाहती है तो वो सबसे पहले भारत सरकार से मंजूरी उसे मिलेगी। जैसे मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान मिला था तो उन्होंने पहले भारत सरकार ने उन्हें मंजूरी दिया था, उसके बाद ही वो सम्मान प्राप्त कर सके थे। लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक्सेप्शन ऑफ बात है, जैसे कि जो सेना में जो बहुत अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं, उन्होंने अपना बलिदान तक सर्वस्व बलिदान किया है युद्ध में, उसके लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या गारंटी अवार्ड, वीरता पुरस्कार, पुलिस डिपार्टमेंट में जो अधिकारियों ने अपने जान पर खेलकर क्रिमिनल को पकड़ा या उसको शूट डाउन किया, उसके लिए गारंटी अवार्ड का प्रावधान है या प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड संबंधित पुलिस अधिकारी को या मेरिटोरियस अवार्ड दी जाती है। तो ये सब जो उपाधि है वो मेरिट के आधार पर है, ना कि वंशानुगत है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जैसे भारत रत्न है या अन्य जो उपाधि हैं वो उनके मेरिट के आधार पर दिए गए हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो लीगली वैलिड है। लेकिन जो जाति के आधार पर या वंश के आधार पर या सोशल स्टेटस के आधार पर जो अंग्रेजों के ज़माने में जो टाइटल्स दिए जाते थे, उन टाइटलों को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। इस फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 18 के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये आज फंडामेंटल राइट्स का भाग 1 हम आज वीडियो बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरण के द्वारा मौलिक अधिकार को बताया जाए। भाग 2 में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 32 तक मेरे द्वारा बताए जाएंगे और क्योंकि ये वीडियो चूँकि बड़ा हो रहा है इसलिए हमें इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से मुझे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि आने वाले दिनों में और मैं बढ़िया से बढ़िया करने का कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच।